गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ पीयूष कुमार। सो आज इस क्लास की इस सीरीज़ की हम दूसरी क्लास लेकर आए हैं। पिछली जो क्लास थी हमने उस क्लास में हमने ये बात किया कि इतिहास जब आप एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनते हैं तो आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। मैंने 2-3 बातें की उस पिछले लेक्चर में, और पिछले लेक्चर में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इतिहास को लेकर मिसकंसेप्शंस या गलत अवधारणाएँ क्या है, किस तरीके से लोग इसको समझते हैं कि काफ़ी फैक्चुअल है या काफ़ी तथ्यात्मक है, किस तरीके से लोग इसको समझते हैं कि ये सिर्फ तारीख, घटनाएँ और बाकी चीज़ों का कलेक्शन है, और एक साथ इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद जो चीज़ें बनती है उसको इतिहास समझते, उनको हम इतिहास कहते हैं। और जब परसेप्शन अगर ऐसा ही हो जाए तो फिर उसमें इतिहास को जो इसको उसके वास्तविक अर्थ में इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको ये भी बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जब आप इतिहास को देखते हैं तो इतिहास को आप फैक्चुअल या तथ्यों की बजाय आपको हमेशा उसमें निरंतरता और परिवर्तन के तत्व ढूंढने चाहिए। और जब मैंने कहा कि 2-3 बातें जिस पे मैं जो है पिछली क्लास में फोकस कर रहा था कि इतिहास बेसिकली जो है तथ्यों का संकलन नहीं है, बल्कि हम इतिहास उन घटनाओं का अध्ययन है जो समाज में होने वाले निरंतरता और परिवर्तन के लिए कारक है या जिम्मेवार है, और हम उन जो है कारकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जब भी समाज में कोई घटना होती है वो घटना उस तथ्य में या उस मायने में इम्पॉर्टेंट होती है अगर उस घटना का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि समाज के विभिन्न पहलुओं, जिनकी बात हमने पिछली क्लास में की थी कि जैसे आप राजनीतिक पहलू कह लीजिए, आर्थिक पहलू कहिए या सामाजिक या धार्मिक पहलू कहिए, तो समाज के जो भी इम्पॉर्टेंट पहलू होते हैं उन पहलुओं पर उन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो है अगर कोई भी घटना है जिनका प्रभाव उन पर पड़ता है और प्रभाव किस तरीके के जो है प्रभाव उन पर देखे जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम इतिहास को समझते हैं। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि इतिहास को जब भी आप समझने की कोशिश करें तो एक निरंतरता और परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में इतिहास को समझने की कोशिश करिए। हम इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज हम इसकी बात करते हैं कि इतिहास की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा उद्देश्य है, देखिए अल्टीमेटली जो हमारा उद्देश्य है वो बिल्कुल बहुत साफ होना चाहिए कि हमने जो है एक ऑप्शनल पेपर या हमने जो है एक वैकल्पिक विषय चुना है जो इतिहास है, और इस वैकल्पिक विषय से हम यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को लिखना हमारा उद्देश्य है। जब भी हम किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को लिखते हैं हमारा उद्देश्य, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत साफ है। अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में देखें तो कहीं ना कहीं इसके आसपास पहुंचना, थोड़ा ऊपर या नीचे हमारा टारगेट होता है। तो जो भी हम बात करेंगे हम इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो मैंने कहा कि अगर आपने इतिहास को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुन लिया तो अगला जो उद्देश्य है हमारा वो है कि हमें इस स्कोर पे पहुंचना है। तो जब भी आपने किसी भी ऑप्शनल पेपर को चुना, किसी भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द पेपर, ठीक है, अगर आपने एक ऑप्शनल पेपर को चुना है, उसको चुनने के बाद जो सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए, और मैं भी अपनी शुरुआत वहीं से करना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज़ कौन सी होती है जो इम्पॉर्टेंट है। देखिए जब भी हमने जो है किसी भी सब्जेक्ट को चुना या किसी भी एग्ज़ाम को देने का ख्याल भी अगर हमारे मन में आता है तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है उस सिलेबस को हमें सिलेबस को देखना चाहिए। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए वो है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए आज की जो क्लास है वो हम सिलेबस के ऊपर फोकस करते हैं, क्वेश्चन पेपर की बात हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस को देखा, अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले बहुत बड़ी गलती है ये। ठीक है, आपने जब भी जो है इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में सोचा तो सबसे पहली बात जो आपको करनी चाहिए कि वो आपको सिलेबस को देखनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इतिहास के सिलेबस को देखते हैं तो इसके सिलेबस में 2 हिस्से हैं, और वो सिलेबस का हिस्सा कौन कौन सा है, जिसको हम कहते हैं पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1, राइट, एंड द सेकेंड पेपर इज ऑफ कोर्स पेपर 2, राइट। पेपर 1 में 2 हिस्से हैं, पेपर 1 में 2 हिस्से हैं, और मैं सिलेबस आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे आप सबको पता है कि सिलेबस जो है यूपीएससी के वेबसाइट पे मिलता है, बहुत सारे वेबसाइट पे भी सिलेबस आपको मिलेगी। पेपर 1 के 2 हिस्से हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बेसिकली उस सिलेबस को हमें कैसे देखना है मैं इस बात पर फोकस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर पेपर 1 को देखें तो पेपर 1 में 2 पार्ट है, एक पार्ट ए है, ठीक है, और पार्ट ए के अंदर जो है पार्ट ए के अंदर प्राचीन भारत है। ठीक है,
पार्ट बी के अंदर मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत है। अगर हम पेपर 2 को देखें, पेपर 2 का पार्ट ए आधुनिक भारत है और पेपर 2 का पार्ट बी आधुनिक 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 विश्व का इतिहास है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, चलिए आज का जो क्लास है वो हमारा सिलेबस के ऊपर डेडिकेटेड होगा और हम ज़्यादातर डिस्कस जो है हम सिलेबस के ऊपर करेंगे। ठीक है, मैंने कहा पार्ट ए प्राचीन भारत, पार्ट बी प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत, पार्ट बी मध्यकालीन भारत, पार्ट ए आधुनिक भारत, पार्ट बी आधुनिक विश्व। अगर हम प्राचीन भारत का इतिहास देखें, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं प्राचीन भारत की शुरुआत कब से होती है? रफ आइडिया आप सभी को है, ठीक है, रफ आइडिया आप सभी को है। प्राचीन भारत की शुरुआत अगर हम सही मायनों में करें तो ये प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्री हिस्ट्री से होती है। तो अगर हम प्री हिस्ट्री से लेकर चले, प्री हिस्ट्री ठीक है, से लेकर प्री हिस्ट्री से लेकर गुप्त काल, गुप्त गुप्त काल, ठीक है, ये शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? सॉरी, ये जो है यहाँ से डिलीट हो गया। प्री हिस्ट्री, राइट, प्री हिस्ट्री से लेकर गुप्त काल तक होती है। अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत का इतिहास गुप्त काल से लेकर, या आप ऐसे देख लीजिए 6th सेंचुरी सीई, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 18वीं शताब्दी, 18वीं, या फिर आप एक ही पैटर्न हम फॉलो करते हैं, 18th सेंचुरी सीई, ये हमारा मध्यकाल है। अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 18th सेंचुरी, आप इसको रफली समझ लीजिए, 18th सेंचुरी से शुरू होता है और इसकी समाप्ति जो है 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक ये चलता है। अगर हम आधुनिक विश्व की बात करें तो आधुनिक विश्व भी रफली हम मान सकते हैं कि 16वीं शताब्दी, ठीक है, 16th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक चलता है। बड़ा रफ सा ये मेरा इमेजिनेशन है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको दूसरे पहलू से देखते हैं तो अगर इतिहास को आप वास्तविक रूप में देखते हैं तो कल की घटनाएं भी अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो उस केस में हम कल की इन घटनाओं को भी हम इतिहास का हिस्सा मानेंगे, बशर्ते उस घटनाओं की, उन घटनाओं की जिनकी बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, उनकी अहमियत इतनी होनी चाहिए, ताकि उनकी अहमियत इतनी होनी चाहिए क्योंकि उससे समाज पर किसी प्रकार का कोई फ़र्क पड़ रहा है। जो डेफिनेशन हमने, जो परिभाषा हमने पिछली क्लास में देखी थी, हम उसी परिभाषा को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो अगर हम जो है अपने सिलेबस की बात करें तो ये हमारा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। सवाल यह है कि मैं यहाँ पे सिलेबस को क्यों बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्यों, व्हाई एम आई ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस हियर, बिकॉज until and unless, ठीक है, until and unless you analyze the syllabus, ठीक है,
जब तक आप उसका विश्लेषण नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक बात शायद बन नहीं पाएगी। क्योंकि मैंने कहा कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट को चुनते हैं तो इसके बाद हमारा जो टारगेट है वो उस रेंज पर पहुंचना है, और अगर हम उस रेंज पे पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है वो है सिलेबस का विश्लेषण, और दूसरी बात मैंने कही कि क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण। मैंने जैसा कि कहा कि आज के पेपर में हम थोड़ा सिलेबस का विश्लेषण करते हैं, और हम अगली क्लास में जो है नेक्स्ट क्लास में हम उसमें क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण करेंगे। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में आप देखिए कि ये हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक है। देखिए अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, जो है हम प्री हिस्ट्री की बात करें तो प्री हिस्ट्री की शुरुआत काफ़ी पहले हुई थी, ठीक है। अगर हम उसको छोड़ भी देते हैं और हम अगर मान के चलते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता से हमारा सिलेबस शुरू हो रहा है, क्योंकि प्री हिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, और इनफैक्ट समाज की विकास की अवस्थाएं अगर आप देखेंगे तो इस काल में बहुत बड़ी बड़ी जो है विशेषताएं समाज में परिवर्तन देखे गए हैं, और इन परिवर्तनों को हम किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन परिवर्तनों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बट आप ये मान के चलिए कि इस फेज में या इस काल में हमारे पास जो स्रोत हैं जिनके आधार पर हम इतिहास लिखते हैं वो स्रोत काफ़ी कम है। यही वजह से हम इनके इस काल के इतिहास के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं या ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं फिर भी आपको रफली कहूँ कि अगर इसकी शुरुआत हम मान के चलते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता से हो रही है और ये गुप्त काल तक जाती है, तब भी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 3500 BC यानी 3500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हम रफली यहाँ पर कह सकते हैं कि हम जिसका इतिहास पढ़ रहे हैं वो 4000 सालों का इतिहास है, 4000 वर्षों का इतिहास हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जब हम मध्यकालीन भारत पर आते हैं, मध्यकालीन भारत में 6ठी शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक रफली हम मान सकते हैं कि 1200 सालों का इतिहास या 1200 वर्षों का इतिहास हम इस फेज में पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि ये जो अर्ली मेडिवल का पीरियड है यानी 6ठी शताब्दी से लेकर जो 6ठी शताब्दी से लेकर जो 12वीं शताब्दी तक का काल है, इसको हम प्राचीन काल में रख सकते हैं या मध्यकाल में रख सकते हैं। इसको लेकर इतिहासकारों के बीच में आजकल के दौर में पिछले 20 सालों से थोड़ा विवाद चल रहा है, और यही वजह है कि हमने इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने इसको प्री मेडिवल या पूर्व मध्यकाल कहा, ठीक है। तो इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन चूंकि ये हमारी शुरुआत है तो हम रफली ये मान के चलते हैं कि इस पीरियड को हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा, ठीक है। जब आधुनिक विश्व की बात आती है तो यहाँ पर जो हम इतिहास पढ़ते हैं वो रफली जो है आप 200 सालों का मान के चलिए, ठीक है। 18वीं शताब्दी के मध्य मतलब 1750 से लेकर जो है आप 1950 तक रफली मान के चलिए। मैंने आपसे तब भी अभी भी कहा कि अगर आप कल की डेट में भी कोई ऐसी घटना होती है जो महत्वपूर्ण है, जिनका समाज पे काफ़ी प्रभाव है, तो वो भी इतिहास में इंक्लूडेड होगा। लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो एक कॉमन सा ट्रेंड जिसको आप परंपरा कह सकते हैं वो बन गई है कि हम इतिहास में 1947 या फिर आज़ादी के समय तक, और बहुत हम अगर उसको आगे खींचते हैं तो जिसको आप नेहरूवियन एरा कहते हैं या नेहरू का काल कहते हैं, हम उसको जो है आधुनिक भारत में इंक्लूड करते हैं। तो हम रफली मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर हम 200 वर्षों का इतिहास पढ़ते हैं, राइट। 200 वर्षों का इतिहास हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर आधुनिक विश्व देखें हम तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि इनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन के काल से लेकर 20वीं शताब्दी तक, तो आप इस तरीके से मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ 350 सालों की हिस्ट्री जो है हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। 350 सालों की हिस्ट्री या वर्षों की, 350 वर्षों की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो अगर आप सिलेबस को देखते हैं तो ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। बट मैं ये बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि हम कितने सौ सालों की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। यहाँ पर जो एनालिसिस, जिसमें एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, ये एनालिसिस बहुत हद तक आपके अप्रोच को तय करता है कि आप इतिहास जो है किस डायरेक्शन में या किस दिशा में पढ़ने वाले हैं। जब हमने यहाँ पर प्राचीन भारत की बात की और आपको लगता है कि जिस तरीके का ट्रीटमेंट हम यहाँ पे आधुनिक भारत के लिए कर रहे हैं, अगर वही सारी चीज़ें हम प्राचीन भारत के लिए भी करते हैं तो मेरे हिसाब से आपकी सोच जो है वो बहुत गलत है, ठीक है। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, जब हम एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, एंशिएंट इंडिया को समझने के लिए हमें एक दूसरा अप्रोच चाहिए। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको अपने लाइफ का इतिहास लिखने के लिए बोल रहा हूँ, इसमें जो है 2-3 चीज़ें हो सकती है, ठीक है। आप अपने इतिहास को, मान लीजिए आपने खुद का इतिहास लिखने का सोचा, ठीक है। ये अलग बात है कि कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, वो दूसरी बात है। बट मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि आपने डिसाइड किया कि आपको अपना इतिहास जो है वो लिखना है, इस केस में आपने अपने इतिहास को कई हिस्सों में आप डिवाइड
डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक आपके इतिहास का वो हिस्सा रहा जब आप बहुत छोटे थे, ठीक है, जब आपकी ग्रूमिंग हो रही थी, ठीक है, आप धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, ठीक है, और उस फेज़ का इतिहास आपने लिखा। एक दूसरा फेज़ है जिसमें आप हाई स्कूल में आते हैं और आपने उस फेज़ का इतिहास लिखा, और तीसरे फेज़ का इतिहास आपने तब लिखा जब आप कॉलेज में थे और अब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। तो हम अगर ये अप्रोच लेके चलते हैं, एक बात बताइए, जब आप अपने बचपन के दिनों का इतिहास लिख रहे हैं तो उनका इतिहास, उस इतिहास को लिखने में आपको कौन सी समस्याएं हैं ऐसी जिनका सामना आपको करना पड़ेगा। आप वो चीज़ें उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे जिस तरीके से आपने अपने कॉलेज के दिनों के इतिहास को समझा, या जो हिस्सा है, क्योंकि ये दोनों आधुनिक है, हमने यहाँ पे एक डिवीज़न लाइन खींच दी, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जो अप्रोच या जिस तरीके से आपने अपने कॉलेज के इतिहास को देखा, आप वही अप्रोच या वही तरीका आप अपने जो है बचपन के इतिहास को समझने में नहीं लगा सकती हैं या लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें से जो आपके बचपन में जो चीज़ें हुई थी, ये बहुत पॉसिबल है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं भी हो सकती है, ठीक है, और आप एकदम से श्योर नहीं हो सकते हैं कि चीज़ें आपके लाइफ में किस तरीके से घटित हुई थी, या हुई भी थी या नहीं हुई थी। आपके मन में ये कोई फॉल्स कॉन्शियसनेस या एक गलत तरीके की अवधारणा बन गई है, ठीक है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखिए, जब आप अपने बचपन का इतिहास लिखने का सोचेंगे, ठीक है, या सोचेंगी, उस समय आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर आप वाकई में एक इतिहास लिखना चाहते हैं या चाहती हैं, उस केस में आप अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने ग्रैंडफादर से, ठीक है, अपने बड़े भाई से आप जाकर ये पूछेंगे कि वाकई ऐसा हुआ था, ठीक है। तो देखिए, जब आप प्राचीन काल का इतिहास लिखते हैं या लिखती हैं, ठीक है, उस फेज में हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए कि इस काल में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि ये दिस इज नॉट द बिगर प्रॉब्लम और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी डू हैव हियर, दैट लाइक व्हाट हैपेंड, ठीक है, व्हाट हैपेंड वाली जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर ये सवाल है ही नहीं है कि चीज़ें किस तरीके से हुई। जो सबसे पहली बात है, जो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चीज़ों की ऐतिहासिकता अपने आप में संदिग्ध है, ठीक है। आपको ये नहीं पता होता है कि वाकई में चीज़ें ऐसी हुई थी या नहीं हुई थी, ठीक है। एक मैं लेक्चर लेने वाला हूँ, ठीक है, मैं उसमें अभी मैंने वो बात की नहीं थी, ठीक है। कई बार हम ये समझ लेते हैं, ठीक है, एक पुराने लेक्चर में मैंने वो बात की थी कि पास्ट और हिस्ट्री जो है ये दोनों एक ही समान चीज़ है, ठीक है। अगर देखिए, आपका यही अप्रोच है जिसमें आप पास्ट को ही, यानी अपने अतीत को इतिहास समझते हैं, तो आप एक बात यकीन जान के चलिए कि अतीत का इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। एक बहुत ही जो है बहुत ही एक हल्का सा कनेक्शन, ठीक है, एक बहुत हल्का सा संबंध इसके बीच में है। जब आप प्राचीन काल के इतिहास की बात करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो घटनाएं अतीत में घटित हुई या जो है प्राचीन भारत में घटित हुई या प्राचीन विश्व में घटित हुई, ठीक है, उन घटनाओं की ऐतिहासिकता अपने आप में संदिग्ध होती है। देखिए, जिस घटना के बारे में आप बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, अगर उसकी ऐतिहासिकता ही अपने आप में संदिग्ध हो, उस केस में आप ये बात नहीं, उसके हिस्ट्री से उसकी हिस्ट्री में आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कई बार एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक मिस्टर एक्स थे, एक मिस्टर वाई थे, ठीक है। एक्स को सिगरेट पीने की बड़ी आदत थी और उन्होंने क्या किया, एक दिन रात को 12 बजे उनको रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास सिगरेट ख़त्म हो गई है, ठीक है, और एक्स ने सोचा कि मैं जाता हूँ नीचे और सिगरेट लेके आता हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि एक्स जब सिगरेट लेने के लिए रोड क्रॉस कर रहा था, क्योंकि सिगरेट की जो शॉप थी वो सड़क के उस तरफ थी, तो उसी बीच में वाई, जो एक लेट नाइट पार्टी से वापस आ रहे थे, उनकी गाड़ी बहुत तेज़ थी, उन्होंने शराब पी रखी थी और उन्होंने एक्स को टक्कर मारी और संभवतः एक्स और वाई दोनों मारे गए, ठीक है। मान लीजिए ये ऐसा ही है, ठीक है। जब एक्स और वाई दोनों ही मारे गए, ठीक है, जब एक्स और वाई दोनों की ही मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है काफ़ी जो भी चीज़ें होनी है, ठीक है, काफ़ी लोगों का प्रदर्शन या जो भी हुआ, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है वो। अगर हम इसी चीज़ का इतिहास जो है प्राचीन काल में पढ़ रहे हैं, तब हमारे लिए सबसे पहली जो बात है वो ये प्रूव करना है कि यहाँ पे वाकई कोई एक्सीडेंट हुआ था या नहीं हुआ था, या उनके मौत के पीछे वजह क्या रही थी, ठीक है। क्योंकि जब हमने उस जगह की खुदाई की और खुदाई के
उपरांत हमें उस जगह से एक गाड़ी, एक कार, ठीक है, एक्स की बॉडी, एक्स के हाथ में मान लीजिए सिगरेट भी थी, ठीक है, और उसने वाई जो है कार में बैठे हुए मिली, दोनों मरे हुए मिले, ठीक है। अभी इसको देखने के बाद सबसे पहले मुझे ये बात या हमें ये बात प्रूव करनी है कि वाकई क्या यहाँ पे किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट हुआ था या इन दोनों के पीछे मौत की वजह क्या रही होगी, ठीक है। तो सवाल ये है, आप मेरी बात अगर आप समझ रहे हैं तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम इस काल में होते हैं तो इस काल में इतिहासकारों के समक्ष जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल अलग होते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें ये प्रूव करनी होती है कि इसकी ऐतिहासिकता है या नहीं। तो देखिए, हम जब इतिहासकार ऐतिहासिकता प्रूव करने के लिए आते हैं, ठीक है, तो उन्हें किन चीज़ों का सहारा मिलता है? ऐतिहासिकता प्रूव करने के लिए उन्हें कुछ स्रोतों का सहारा जो है वो मिलता है, ठीक है, कुछ स्रोतों का सहारा मिलता है। गॉट माय पॉइंट? तो जब इतिहासकार स्रोतों का सहारा लेते हैं और उनके ऊपर आधारित होकर वो चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं या इतिहास की रचना करना चाहते हैं, कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि उसने जो है जिस इतिहास की रचना की है या उसने जिस आइडिया को उन्होंने डिस्कस किया है वो आइडिया एकदम सही है या बिल्कुल चीज़ें वैसी ही हुई होंगी, ये कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्या सिगरेट ही वो वजह थी जिनकी वजह से वो जो है एक्सीडेंट हुआ? ये सवाल, एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हम जो है सबसे पहले जो है, जो अगर हम प्राचीन काल के इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इसकी ऐतिहासिकता होती है। हम इसको प्रूव करना चाहते हैं। अगर इसकी ऐतिहासिकता प्रूव हो गई तो उस केस में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ने के उपरांत हम चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं। तो जब हम प्राचीन काल का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप मेरी बात समझिए कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो है इतिहासकारों के समक्ष बिल्कुल अलग होते हैं और यही वजह है कि इतिहास की प्रकृति भी प्राचीन काल में बिल्कुल अलग होती है। और अगर मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आपने जो अप्रोच यहाँ लगाया, अगर वही अप्रोच आप यहाँ पे लगा रहे हैं, उस केस में आप कतई ये नहीं सोच सकते हैं कि आप जो है 300 के आसपास पहुँच सकते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पर चीज़ों को देख रहे हैं तो यहाँ पर चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही अलग होना चाहिए। और यहाँ किस नज़रिए की मैं बात कर रहा हूँ? तो सबसे पहले मैंने कहा ऐतिहासिकता। अगर आप कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का डिक्लाइन हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये प्रूव करिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता का वाकई डिक्लाइन हुआ था। और जो आज की डेट में सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कोई भी सिविलाइजेशन ऐसे अचानक से कैसे डिक्लाइन कर सकती है, तो लोगों ने कहा कि एक सवाल है कि वो डिक्लाइन करती है या नहीं करती है। अगर हम एक सवाल के उत्तर पर जाकर हम तय हो जाते हैं या हमने ये तय कर लिया कि नहीं वाकई जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन एक काल के बाद हो जाता है, फिर हम शायद वहां से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहला जो सवाल हमारे समक्ष होता है वो है चीजों की ऐतिहासिकता का, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी ऐतिहासिकता प्रूव करने की बात आती है, ठीक है, तो उस ऐतिहासिकता को प्रूव करने के लिए हमें सहारा किसका लेना पड़ता है? हमें जो है स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि जब आप प्राचीन काल का इतिहास पढ़ रहे हैं, चूंकि ऐतिहासिकता घटनाओं की संदिग्ध है, यही वजह है, ठीक है, ठीक है, चूंकि घटनाओं की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, यही वजह है कि हमें स्रोतों का सहारा लेना चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि जो इतिहास लिख रहे हैं सिर्फ उन्हीं को स्रोतों का सहारा लेना चाहिए। अगर आप इतिहास पढ़ रही हैं तब या पढ़ रहे हैं तब भी आपको इतिहास का सहारा, आपको स्रोतों का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि जब आप आंसर लिखते हैं तो इवैल्यूएटर या जो आपका जो है जो आपकी उत्तर की जो आपकी स्क्रिप्ट को जांचता है, उसको कन्विंस करने के लिए आप कैसे आर्गुमेंट्स रखते हैं, ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी है। यही वजह है कि जब हम इस खंड में होते हैं तो सबसे पहली जो दो चीज़ें हैं, मैंने कहा ऐतिहासिकता की बात की और दूसरे मैंने जो है स्रोतों की बात की, तो हमारा समझने का, इतिहास समझने का नज़रिया जो है यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात इस काल के लिए कि जब हम इस काल का इतिहास पढ़ते हैं और मैंने कहा कि स्रोतों के ऊपर आधारित इतिहास पढ़ते हैं या चीज़ों की ऐतिहासिकता संदिग्ध होती है, तो यहाँ पर एक ऐसा क्लास है या एक ऐसा वर्ग है जो हमारे काम को आसान करता है। और वो वर्ग कौन सा होता है? वो वर्ग होता है इतिहासकारों का, ठीक है। इतिहासकार ये कोशिश करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। और ये जरूरी नहीं है कि हर एक इतिहासकार के सोचने का तरीका एक समान हो।
हर इतिहासकार, मान लीजिए हमने जो है यहाँ पर खुदाई की और खुदाई के बाद हमें ये चीज़ मिली है, ठीक है, ये चीज़ हमें मिली है। अब इसको अलग अलग इतिहासकार इसकी ऊपर चर्चा जो है वो अलग तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि किन्हीं को हो सकता है ये मोबाइल फ़ोन लगता हो, ठीक है, किन्हीं को ये हो सकता है टीवी लगता हो, ठीक है, ये इतिहासकारों के ऊपर डिपेंड करता है। परंतु कोई भी इतिहासकार अगर किसी चीज़ की जो है वो करता है, किसी भी चीज़ की जांच करता है या किसी चीज़ के ऊपर अपना विश्लेषण लिखते हैं, तो वो विश्लेषण काफ़ी हद तक जो है इतिहासकार की विवेचना इतिहासकार के विवेक पर निर्भर करती है। और यही वजह है कि यहाँ पर भी इतिहासकार का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हुआ तो उस पतन के पीछे कौन से कारक जिम्मेवार रहे होंगे, ये जानना बहुत हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है। और ये इतिहासकार अपने अलग अलग तरीके से करते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मैंने तीसरी बात जो की है वो इतिहासकार काफ़ी महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर अदा करते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़े तो एक लास्ट चीज़ जो मैं एंशिएंट के लिए कहूँगा या प्राचीन भारत के लिए कहूँगा, जो आप बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए, जब आप एक लंबे कालखंड का इतिहास लिख रहे हैं जो 4000 वर्षों का है, तो आप हर वो छोटी बात का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। जब आपने अपने जो है लाइफ के बारे में हिस्ट्री, अपने लाइफ की हिस्ट्री आपने लिखनी शुरू की, तब आपने क्या किया कि आपने जो है अपने पिछले 4000 साल, यानी मान लीजिए आपने लाइफ के पहले 10 साल का इतिहास आपने लिखा, वो काफ़ी लंबा कालखंड है। और आप जब उसने लंबे कालखंड की हर छोटी बात को एक जो है जब वो नहीं करेंगे, आप उसका संकलन नहीं करेंगे, आप जाहिर सी बात है कि आप किन बातों का संकलन करेंगे, आपकी लाइफ की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ठीक है, आपकी लाइफ की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं आप उनका संकलन करेंगे, ठीक है। अब महत्वपूर्ण कैसे तय करेंगे? जब हम इतिहास में इन बातों को तय करते हैं, तब मैंने आपसे कहा था कि महत्वपूर्ण तय करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। आप महत्वपूर्ण कैसे अपने लाइफ में कैसे तय करेंगे? आपकी लाइफ की वो घटनाएं जिसने आपके लाइफ को बहुत हद तक बदल दिया। आप एक ऐसे स्कूल में गए जहां पर बहुत जो है गुंडे प्रवृत्ति के लोग रहते थे, आपका भी अपब्रिंगिंग ऐसे हो गया। आप एक ऐसे स्कूल में गए जहां की पढ़ाई की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और आपका अपब्रिंगिंग उस तरीके से हो गया। तो आपका किसी स्कूल पे जाना हो सकता है आपके भविष्य को या आपके वर्तमान को तय कर सकता है। और आप ऐसे ही देख सकते हैं कि आपके वर्तमान को, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हिंदी मीडियम में आप स्कूल में गए, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए होते तो शायद आपका भविष्य अलग होता, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप जब अपने जो है प्राचीन अपने बचपन की बात करेंगे तो आप उन घटनाओं का संकलन करना पसंद करेंगे जिनसे आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आता है या आने की संभावना हो सकती है, आप उसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम बड़े कालखंड का इतिहास, वो भी बहुत पिछला इतिहास देख रहे हैं, उस समय हम चीज़ों को उस तरीके से नहीं देख सकते हैं कि हम हर वो बात लिखें, हर वो बात जो ज़रूरी है वो ऐसा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हम कुछ खास बातें चुनते हैं और उन खास बातों से हमारे लाइफ में पड़ने वाले प्रभावों का हम अध्ययन करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास भी कुछ ऐसे ही है, 4000 वर्षों का इतिहास है और हम 4000 वर्षों का इतिहास जो है हम पूरी तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं कि चंद्रगुप्त ने क्या किया, आज क्या किया, उसने कल क्या किया, उसने पहले साल क्या किया, दूसरे साल क्या किया, ये चीज़ें हमारे लिए इतनी मायने नहीं रखती है। तो जब भी आप एंशिएंट का इतिहास पढ़ते हैं तो आप हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा कि आपको एक समय से, ठीक है, मान लीजिए एक कोई टाइम फ्रेम है, ठीक है, उस टाइम फ्रेम की जो है तुलना दूसरे टाइम फ्रेम से करनी है, ठीक है। और इनमें एक टाइम से दूसरे टाइम में किन चीज़ों की तुलना करनी है? मान लीजिए यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पर हम गुप्ता जो है या हम मौर्य समय में, ठीक है, मौर्य समय के सोसाइटी, ठीक है, मौर्य समझ के जो है मौर्य समय के हम सोसाइटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम मौर्य समय की सोसाइटी यहाँ पढ़ते हैं और जब हम गुप्त काल में या पोस्ट मौर्यन पीरियड में या मौर्योत्तर काल में हम मौर्योत्तर काल की सोसाइटी में पहुँचते हैं, तो हम तुलना करते हैं कि क्या समाज जो है कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। तो देखिए यहाँ पर प्राचीन काल में हमारा अध्ययन हमेशा तुलनात्मक होता है और हम बड़े कालखंड में जो है मोटी मोटी बातों की तुलना करते हैं, ना कि छोटी बातों की तुलना करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो आपको एंशिएंट में समझनी
चाहिए, ठीक है। तो एंशिएंट को समझने का तरीका ये हो सकता है, जिसमें मैंने कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए आपसे कहा कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आप हमेशा वो कंपैरेटिव या तुलनात्मक अध्ययन पर आप जोर देंगे। और तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है? तुलनात्मक अध्ययन का मतलब हो गया, जिस तरीके से मैंने कहा कि एक समय की इकोनॉमी को दूसरे समय की इकोनॉमी से कंपेयर किया, या जो है एक समय के समाज को दूसरे समय के समाज से आपने कंपेयर किया, तो ये सही तरीका है यहाँ पर पढ़ने के लिए। और तभी आपके कंसेप्ट्स यानी आपके जो है अंडरस्टैंडिंग जो है वो तभी आपके क्लियर हो पाएंगी। तो इस पार्ट में अंडरस्टैंडिंग का रोल बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैं मध्यकालीन पे बात नहीं करूंगा, मैं सब पहले आधुनिक भारत पे बात करूंगा, ठीक है। और ये काल हम ज़्यादा से हम प्राचीन अपने सिलेबस की जगह हम थोड़ा बहुत अपने जो है कंटेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक कंटेंट चुना, ये है आधुनिक भारत, ठीक है, और ये है आधुनिक विश्व। यानी दोनों ही जगह पर एक कंसेप्ट जो है वो क्या है? मॉडर्न का कंसेप्ट है, ठीक है। हम क्लास जब हमारी आगे बढ़ेगी तब आपको समझ में आएगा कि आधुनिक का क्या मतलब होता है। मैं क्लास की शुरुआत में ही बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पर जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो देखिए मैंने एक तो सबसे पहली बात की, यहाँ पर हम छोटे कालखंड का इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम छोटे कालखंड का इतिहास पढ़ते हैं, 200 सालों का, 250 सालों का, ठीक है, या 300 सालों का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। और ये आपका वो पीरियड है जो आपके सबसे लास्ट में घटित हुआ है, या जिनकी यादें जो है आप तक अभी तक जुड़ी हुई हैं, जिन चीज़ों की यादें अभी तक आपके जहन में जिंदा है। ऐसा नहीं कि आप उसको पूरी तरीके से भूल गए। आज से 5 साल पहले आप शायद कॉलेज में थे, कॉलेज में आपके साथ बहुत खूबसूरत यादें रही होंगी, बहुत ख़राब यादें भी रही होंगी, ठीक है। तो वो सिर्फ सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपके पास हैं। अगर हम इतिहास में भी बात करें तो चीज़ें कुछ ऐसी ही यहाँ पर है। जब इतिहास में आप इस पीरियड की बात करते हैं, इस पीरियड में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ठीक है, इस पीरियड में एक बात हमेशा आप याद रखें कि इस पीरियड में जो चीज़ें हैं वो उसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध नहीं है। आपसे कोई ये नहीं पूछ सकता है कि आप ये साबित करिए कि जो असहयोग आंदोलन भारत में हुआ था और गांधी जी इसको जो है फ्रंट से लीड कर रहे थे, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम दिखती है, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम दिखती है ही नहीं, ठीक है। आप आधुनिक काल के इतिहास को बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। आधुनिक काल में आप छोटे छोटे कालखंडों को लेते हैं, ठीक है, और उनमें होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करते हैं। देखिए ये बात तो तय है कि यहाँ पर जो है घटनाएं यहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इनफैक्ट जो इतिहास है वो इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी पुस्तक, ठीक है, या कोई भी ऐसी इतिहास की पुस्तक जो इवेंट्स पे बात नहीं करता, वो इतिहास की पुस्तक तो नहीं हो सकती है। तो इवेंट्स पे बात ये भी करते हैं, इवेंट्स पे बात ये भी करते हैं। यहाँ कालखंड बड़ा था, शायद घटनाएं और बड़ी हम लेते थे, यहाँ पर हम शायद छोटी घटनाएं भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से ये पता है कि उन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। ये हम समझ सकते हैं हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी हम इवेंट्स को देख रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, यहाँ पे शायद थोड़ी छोटी इवेंट्स हम ले रहे हैं। देखिए जहाँ पर मैंने कहा कि जिस तरीके से हम यहाँ ऐतिहासिकता के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो ऐतिहासिकता का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। जिस तरीके से हम यहाँ पे स्रोतों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि ऐतिहासिकता प्रूव करने के लिए हमें स्रोतों की मदद बिल्कुल जो है चाहिए होती है, ठीक है। वो स्रोतों की मदद हमें यहाँ पर नहीं चाहिए होगी, ये दूसरी बात हम कर सकते हैं। तो मैंने ये दोनों ही पहलू यहाँ से हटा दिए, ठीक है। तो फिर इतिहास में क्या जरूरी हो गया यहाँ पे, या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे जरूरी रह गई। मैं वापस उसी कहानी पे आता हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा था कि एक्स का और वाई का एक एक्सीडेंट हुआ, ये घटना जब जो है प्राचीन काल में हुई थी, तब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास उनको देखने का नज़रिया जो है वो बिल्कुल अलग था, ठीक है। हम उसको अलग तरीके से देख रहे थे। जब ये घटना इस काल में हुई तो हम उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध करने की कोशिश नहीं करते हैं। तब हम क्या कोशिश करते हैं कि ये घटना तो हुई थी, ये तय है। क्यों? क्योंकि पुलिस में रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। और पुलिस में रिकॉर्ड के अलावा जो है बहुत सारे जो है वो भी हैं, चश्मदीद गवाह जिसको आप कहते हैं, चश्मदीद गवाह भी है उसको देखने वाले। ये हम दूसरी बात कर सकते हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग में आई थी ये। तो बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हमने ये जानने की कोशिश की कि हाँ ये घटना तो तय है कि हुई थी, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। बट सवाल ये है कि जब इसी घटना का अध्ययन हम आधुनिक काल में कर रहे हैं, तब हम इस बात पे ज़्यादा जोर देंगे, ठीक है, इस बात पे ज़्यादा जोर देंगे कि इस घटना के पीछे मुख्य कारण क्या रहे थे, ठीक है। इस घटना के पीछे में जो है मुख्य कारण क्या
रहे थे, ठीक है। और अगर हम कारणों की जांच करते हैं तो हो सकता है कि अगेन, ठीक है, कारणों का जो विश्लेषण है वो अलग अलग इतिहासकारों के लिए अलग अलग हो सकता है। जिस तरीके से अगर हम सिर्फ इसी घटना की बात करते हैं तो आप में से कोई ये कह सकता है कि यार मिस्टर एक्स को सिगरेट की आदत थी, अगर उनको सिगरेट की आदत नहीं होती तो संभवतः ये नहीं होता। किन्हीं और ने कहा कि नहीं नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं होता है, मिस्टर वॉय जो है वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, यही वजह से, इसी वजह से ऐसा हुआ। तीसरे ने कहा कि नहीं, जो आप सड़क का जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, आप देखिए कि वहाँ पे कितना शार्प टर्न है और अगर थोड़ी सी भी कोई तेजी से घूमता है तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। सरकार को सड़क बनाते समय ये ध्यान में रखना चाहिए था कि सड़क का टर्न जो है वो थोड़ा लंबे स्पेस पे देना चाहिए था। सारे रीजंस वैलिड हैं, ठीक है, सारे रीजंस वैलिड हैं, तो आप ध्यान से रखिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। किसी और ने कहा कि नहीं, एक्चुअली रात का वक्त था, अगर उस जगह पे म्यूनिसिपैलिटी ने लाइटिंग सही रखी होती तो संभवतः ये जो है ये हो सकता था कि वहां पर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, ठीक है। और इस वजह से लोगों ने उसके, और या इस तरीके से लोगों ने उसके कारणों का अलग अलग विश्लेषण किया और इस तरीके से ये समझाने की कोशिश की कि इसके कारण इसके पीछे क्या थे। तो आप देखिए कि दोनों समय में किस तरीके से इतिहास बदलता है। यहाँ पे हमने ये साबित करने में सारी एनर्जी लगा दी कि ये वाकई हुआ था या नहीं हुआ था, और अगर हमें ये पता चल जाता है कि ये हुआ था, फिर उसके पीछे हम आगे के कारणों में जाते हैं। लेकिन जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो हमें पता है कि ये चीजें हुई थी और यहाँ पर हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो है इसके पीछे कारण क्या थे। तो यहाँ पर जो है एनालिसिस, ठीक है, या एनालिसिस पेपर 2 में, या फिर आप कहे तो यहाँ पर विश्लेषण का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, या आप जिसको एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस एनालिसिस इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट हियर, एंड दैट्स द रीजन बिकॉज ऑफ फॉर द नेचर ऑफ द पेपर इन नेचर ऑफ द क्वेश्चंस इन पेपर 1 इज वेरिंग मच फ्रॉम पेपर 2। आपसे जो उम्मीदें होती है वो पेपर 1 में अलग होती है, पेपर 2 में अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर किसी घटना को आप किस तरीके से विश्लेषित करते हैं, किस तरीके से इतिहासकारों के परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मायने रखती है और इसी तरीके से आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब सवाल है, आप ये पूछ सकते हैं कि हमने जो है मध्यकालीन भारत के बारे में बात क्यों नहीं की। देखिए, इतिहास एक तरीके से एक लगातार, एक सतत जो है एक तरीके का वो है, विकास है। अगर आप यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इतिहास के जो है इतिहास के लिए सोच बदल गई, इतिहास का नज़रिया बदल गया, तो आप इन्हीं दोनों के बीच में पड़ने वाले एक फेज़ के लिए आप सोच सकते हैं कि ये कैसा फेज़ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है, जहाँ पे स्रोत भी हैं, ठीक है, ऐतिहासिकता इतनी संदिग्ध नहीं है, लेकिन ठीक है, ऐतिहासिकता इतनी संदिग्ध भी नहीं है, लेकिन इतनी क्लियर भी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इस तरीके की क्लियरिटी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे वो कुछ बीच की चीज़ है, ठीक है, बीच की चीज़ है। तो अगर आप मेरे हिसाब से अगर चीज़ों की आप डिमांड समझ रहे हैं कि जब हम पेपर 1 के साथ डील करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो है बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य होता है, और जब हम पेपर 2 के साथ डील करते हैं तो हमारा तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो हमें जब भी इतिहास को समझना है तो अपने सिलेबस को सिर्फ एक पॉइंट की तरह से मत देखिए कि हमें मौर्य काल का इतिहास पढ़ना है, हमें गांधी जी का इतिहास पढ़ना है। दोनों के इतिहास में बहुत फ़र्क होता है और यही वजह है कि पूरे इस पेपर को पढ़ने के लिए जो हमारा अप्रोच होगा वो अलग होगा, इस पेपर को पढ़ने के लिए हमारा अप्रोच अलग होगा, और साथ सच कहे तो मिडिवल के लिए थोड़ा अप्रोच अलग होगा, और जब हम वर्ल्ड में आएंगे, ठीक है, तो वर्ल्ड के लिए थोड़ा अप्रोच अलग होता है, ठीक है। तो हम हर सेगमेंट को, या हर सेगमेंट, हमारे सिलेबस के हर सेगमेंट को हमें अलग अलग तरीके से देखना होता है, और तभी हम सही तरीके से उसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, और तभी हम ज़्यादा मार्क्स लेके आ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेबस को विश्लेषण करने की प्रवृत्ति थोड़ी अपने अंदर डालिए, ठीक है। और जो हमारी अगली जो लेक्चर होगी, ठीक है, उस अगली लेक्चर में हम किस बारे में बात करने वाले हैं, हम क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, या नेचर ऑफ द क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं कि जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं उन सवालों की प्रकृति कैसी है और क्यों इस तरीके के सवाल आते हैं, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे थर्ड लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।